दोस्तों, आज की ये 5 बड़ी खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, ये उसी बदलती दुनिया की तस्वीर है जिसमें कल के अधिकारी, कमांडर और रणनीतिकार तैयार होंगे। कभी रूस का कूटनीतिक संकेत, कभी इजराइल की खुफिया व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, कभी भारत रूस रक्षा साझेदारी की नई रफ्तार, तो कभी पाकिस्तान का सैन्य ढांचे में ऐतिहासिक बदलाव और साथ ही आर्कटिक में नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत। हर खबर एक नया सबक देती है कि शक्तियां कैसे सोचती हैं, निर्णय कैसे लिए जाते हैं और वैश्विक संतुलन कैसे बदलता है। चलिए इन 5 खबरों को एक एक करके समझते हैं, क्योंकि भविष्य में वही आगे बढ़ेगा जो दुनिया की धड़कन को पहचान सकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के लिए एक बड़ा संकेत देते हुए कहा, हमारी दोस्ती किसी के खिलाफ नहीं है। पर उन्होंने ये बात अभी क्यों कही? क्रेमलिन में आज तक और इंडिया टुडे को दिए एक विशेष इंटरव्यू में पुतिन ने साफ कहा कि भारत रूस सहयोग किसी तीसरे देश, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, उसके विरोध में नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों की साझेदारी पूरी तरह आपसी हितों और रणनीतिक समझ पर आधारित है, न कि प्रतिस्पर्धा या टकराव पर। ये बयान वैश्विक समुदाय और भारत दोनों के लिए एक मजबूत आश्वासन माना जा रहा है, जो दर्शाता है कि मॉस्को नई दिल्ली की साझेदारी शांतिपूर्ण और कूटनीतिक प्रकृति की है। इंटरव्यू के दौरान जब पुतिन से पूछा गया कि अमेरिका की टैरिफ नीति का भारत रूस संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां उनकी आर्थिक सलाहकार टीम की सोच पर आधारित होती है, जहां टैरिफ को अमेरिकी राष्ट्रीय हित का हिस्सा माना जाता है। उन्होंने कहा, हमारी साझेदारी किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। न मैंने और न ही प्रधानमंत्री मोदी ने कभी इसे किसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल किया है। जब ट्रंप ने भारत की रूसी तेल खरीद को परोक्ष रूप से युद्ध वित्त पोषण से जोड़कर टिप्पणी की थी, उस पर प्रतिक्रियाएं मांगे जाने पर पुतिन ने कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक राय देने से इनकार कर दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, अमेरिका स्वयं रूस से परमाणु ईंधन खरीदता है जो उसके पावर प्लांट्स में उपयोग होता है, तो फिर केवल भारत की आलोचना क्यों? इस टिप्पणी से पुतिन ने सहज रूप से संकेत दिया कि वैश्विक प्रतिबंधों और ऊर्जा राजनीति में दोहरे मानदंड मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रूस हमेशा संवाद के लिए तैयार है, चाहे वो ट्रंप हो या कोई भी अन्य पक्ष। पुतिन के पूरे इंटरव्यू से एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। रूस यथार्थवादी और गैर टकराव वाली विदेश नीति अपनाता है। भारत जैसे साझेदारों के साथ उसके संबंध सम्मान, संप्रभुता और साझा हितों पर आधारित है। बाहरी दबाव संभव है, लेकिन रूस अपने रिश्तों को दीर्घकालिक स्थिरता और पारस्परिक लाभ के दृष्टिकोण से देखता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल रोमन गोफमैन को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। यह निर्णय इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि गोफमैन का इंटेलिजेंस सेवाओं में कोई अनुभव नहीं रहा है। वे डेविड बार्निया की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त होगा। बेलारूस में जन्मे गोफमैन 14 वर्ष की आयु में इजराइल आए। वर्ष 1995 में सेना में शामिल हुए और 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के दौरान स्टेरोड में गंभीर रूप से घायल हुए। अप्रैल 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री का मिलिट्री सेक्रेटरी नियुक्त किया गया और यहीं से उनका तेज राजनीतिक सैन्य उभार शुरू हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू हाल ही की नियुक्ति में सैन्य पृष्ठभूमि वाले वफादार अधिकारियों को तरजीह दे रहे हैं, जैसे शीन बेट के नए प्रमुख डेविड जीनी। गोफमैन की वैचारिक दिशा भी प्रधानमंत्री की राइट विंग जायोनिस्ट सोच के काफी निकट मानी जा रही है। इस नियुक्ति पर आलोचना भी हुई है, क्योंकि कई विश्लेषकों ने उनके इंटेलिजेंस अनुभव की कमी को प्रमुख चिंता के रूप में उठाया। हालांकि नेतन्याहू के कार्यकाल ने उनके युद्धकालीन प्रदर्शन को असाधारण बताया। मोसाद ने हाल ही के संघर्षों में हिजबुल्लाह और ईरान के शीर्ष लक्ष्यों को निष्प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे एजेंसी का मनोबल उच्च स्तर पर है। अब असली चुनौती ये होगी कि इंटेल श्रेष्ठ भूमि के बिना गोफमैन इतनी जटिल क्षेत्रीय सुरक्षा परिस्थितियों में मोसाद का नेतृत्व कैसे करते हैं। भारत और रूस के रक्षा संबंधों को एक बड़ा प्रोत्साहन मिला जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष आंद्रेई के साथ नई दिल्ली में महत्वपूर्ण वार्ता की।
दोनों देशों के नेताओं ने सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसने पूरी बैठक का माहौल तय कर दिया। सम्मान, विशेष और दीर्घकालिक साझेदारी इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था। रेलोस, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स समझौता। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के बेस, रिफ्यूलिंग सुविधाओं, रिपेयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई नेटवर्क का उपयोग कर सकेंगे, जिसका अर्थ है कि भारतीय नौसेना को आर्कटिक क्षेत्र तक पहुंच मिल सकती है और रूस को हिंद महासागर क्षेत्र में गहरी उपस्थिति का अवसर प्राप्त होगा। बैठक का सबसे चर्चा योग्य विषय रहा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे भारत के भावी सुदर्शन चक्र कवच जैसी अगली पीढ़ी की सुरक्षा ढाल बताया जा रहा है। ये प्रणाली हाइपरसोनिक खतरों को भी इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। विश्लेषक शिवानी शर्मा के अनुसार S-500 भारत की उस व्यापक एयर डिफेंस ग्रिड का स्वाभाविक हिस्सा बनता है, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में किया था। S-400 रेजिमेंट्स की बची हुई डिलीवरी को तेज गति से पूरा करने पर भी जोर दिया गया, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जहां S-400 ने उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया। वार्ता में Su-57 पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भी प्रमुख रूप से चर्चा हुई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विमान बताया और सहयोग को आगे बढ़ाने की इच्छा प्रकट की। प्रमुख चर्चा के बिंदु रहे Su-30 फ्लीट का ओवरहॉल, स्पेयर पार्ट्स और स्पोर्ट, डीप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ब्रह्मोस जैसे संयुक्त उपक्रमों का विस्तार। ये सभी पहल भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूती प्रदान करते हैं। बैठक ऐसे समय में हुई जब वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियां कठोर हैं और भारत अमेरिकी प्रतिबंधों और राष्ट्रपति ट्रंप के लगातार बढ़ते दबाव के बावजूद रूस के साथ अपने परंपरागत संबंध बनाए रखे हुए है। ये वार्ता 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन से ठीक पहले हुई, जहां दोनों देश अपनी 25 वर्ष पुरानी रणनीतिक साझेदारी का उत्सव मनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस संबंध को दोहराते हुए स्पष्ट संदेश दिया, वैश्विक तनावों के बावजूद हमारी सैन्य साझेदारी आगे भी जारी रहेगी। पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अपना पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF नियुक्त कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक पुनर्गठन कदम है, जिसके तहत अब थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों सेवाओं का एकीकृत कमान एक ही सैन्य प्रमुख के अधीन आ जाएगा। इस नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी है, जिसके बाद मुनीर अब COAS, आर्मी चीफ और CDF दोनों पद एक साथ संभालेंगे। ये दोहरी कमान उनकी सैन्य शक्ति को अभूतपूर्व स्तर तक मजबूत करती है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ही मुनीर का नाम इस पद के लिए अनुशंसित किया था, जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति के आधिकारिक X अकाउंट पर की गई, लेकिन ये प्रक्रिया बिल्कुल सहज नहीं थी। मुनीर का मूल 3 वर्ष का आर्मी चीफ कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो चुका था। CDF पद की अधिसूचना लगातार विलंबित होती रही। इस्लामाबाद के राजनीतिक और सैन्य हलकों में तीव्र अटकलें शुरू हो गई हैं और ये देरी केवल प्रक्रियात्मक नहीं थी, इसमें स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी निहित था। CDF का पद पाकिस्तान में हाल ही में 27वें संशोधन के तहत बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है तीनों सेनाओं का एकीकृत कमांड ढांचा, तेज और केंद्रीकृत सामरिक निर्णय, संचालन स्तर पर बेहतर तालमेल। मुनीर का CDF बनना इस नए ढांचे को कागज से जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक कदम माना जा रहा है। इस वर्ष मुनीर को फील्ड मार्शल की मानद रैंक प्रदान की गई है और पाकिस्तान के इतिहास में ये रैंक उनसे पहले सिर्फ एक अधिकारी को मिली थी, जनरल अयूब खान, 1965 युद्धकाल। इसमें मुनीर का कद और भी ऊंचा हो जाता है और CDF का उनका पद प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। रूस ने कहा, हम आर्किटेक्ट जहाज अपने दोस्त भारत के साथ मिलकर बनाएंगे। भारत और रूस एक नए रणनीतिक अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। आर्किटेक्ट क्लास जहाजों का संयुक्त निर्माण, ये पोत अत्यंत कठोर आर्किटिक परिस्थितियों में संचालन के लिए विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं, जहां आइस क्लास टैंकर, LNG कैरियर, बल्क कैरियर और कंटेनर शिप्स की भारी वैश्विक मांग है। रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नई दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने स्पुतनिक इंडिया को बताया कि संयुक्त शिप बिल्डिंग वेंचर पर गंभीर चर्चाएं चल रही हैं।
रूस का न्यूक्लियर आइस ब्रेकर अनुभव और भारत का तेजी से उभरता शिप बिल्डिंग सेक्टर दोनों मिलकर इसे एक आदर्श साझेदारी बनाते हैं। इस परियोजना को रूसी भारतीय अंतर सरकारी आयोग का विशेष वर्किंग ग्रुप लीड कर रहा है। रूस रोसातोम, भारत मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। भारत रूस व्यापार पिछले 5 वर्षों में 7 गुना बढ़ा है। अब लक्ष्य 2030 तक 100 बिलियन का आंकड़ा पार करना है। रूस को भारत एक बड़ा प्रतिस्थापन बाजार दिखा रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अनफ्रेंडली देशों से आयात बंद है। भारत की गुणवत्ता, प्रतिस्पर्धी मूल्य और उत्पादन क्षमता सहयोग के व्यापक अवसर खोलती है। इन 5 घटनाओं का सार एक ही है, दुनिया लगातार रूप बदल रही है और शक्ति का खेल हमेशा रणनीति, धैर्य और दूरदृष्टि से जीता जाता है। कूटनीति हो या रक्षा नीति, गठबंधनों की मजबूती हो या सैन्य नेतृत्व में परिवर्तन, हर मोड़ पर सीख छिपी है। और याद रखिए एस्पिरेंट्स, जो बदलती दुनिया को समझना सीख लेता है वही किसी भी रणभूमि में सबसे मजबूत निर्णय लेता है। ज्ञान ही तैयारी है और तैयारी ही जीत का रास्ता। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि राष्ट्र आप जैसे युवाओं की सोच और संकल्प पर ही टिका है।